नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है एग्ज़ाम कोच में। बच्चों, आज की क्लास फिर से रीजनिंग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ग्राम विकास अधिकारी के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग आगे डिस्कस करते हुए बढ़ते हैं। बच्चों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एग्ज़ाम कोच को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आप कमेंट भी कीजिए, जिससे हम लोग भी जानें आप लोग कितना पढ़ रहे हो और कितना अच्छा आपको वीडियो मिल रहा है। और साथ साथ जितना आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, हम लोगों का हौसला बढ़ेगा और आप लोगों को और अच्छे अच्छे क्लासेस मिलेंगी। बच्चों, आज ये पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है ग्राम विकास अधिकारी पेपर से, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गलतियां लोगों से होती हैं। हर एग्ज़ाम में हमने देखा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पर आप ज़रा कॉन्सेप्ट को थोड़े से क्लियर कीजिएगा, कैसे इन सब क्वेश्चन को अच्छे से किया जाए और कैसे इनको सही किया जाए। एनालिटिकल जो पोर्शन है आपका विश्लेषणात्मक, ये प्योर लॉजिकल होता है, यहाँ पर इसलिए गलती होती। जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा इन्होंने। इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी, क्योंकि हमने एसी श्रेणी के डिब्बे में हमारे टिकट बुक किए थे। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है। यहाँ पर पूछा गया पूर्वानुमान, इंग्लिश में जिसको आप बोलते हैं एजम्पशन। कल हमने इसकी भी चर्चा की थी कि इसको पूर्व धारणा भी कहते हैं, या अवधारणा भी कहते हैं, या धारणा भी लिखा होता है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर बात किया जाए तो देखो, पूर्वानुमान के बारे में आप जरा सा अच्छे से समझना। कल भी मैंने बताया था कि पूर्वानुमान कभी दिए गए कथन स्टेटमेंट के ठीक पहले की बात होती है, जो कुछ भी सोचा गया, जो कुछ सोच करके इस चीज को कहा गया। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ एक ऐसा वर्ड आया हुआ है जो पूरे क्वेश्चन को आसान बना देता। इस पे जरा फोकस कीजिए। जब भी ये क्वेश्चन में ये वर्ड मिलेगा क्योंकि, तो आप समझ लीजिए पूर्वानुमान निकालना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। जरा इस चीज को ऐसे आप समझिए, यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी। ये बात जिसने भी बोला वो क्यों बोला, आगे वो खुद ब खुद ये चीज बता रहा। वो कह रहा है क्योंकि हमने एसी श्रेणी के डिब्बे में हमारे टिकट बुक किए थे। मतलब उसे ये यात्रा आरामदायक क्यों लगी, वो खुद बता रहा है। उसे आरामदायक इसलिए लगी क्योंकि वह एसी श्रेणी के डिब्बे में अपने टिकट बुक किए थे। इससे ये बात तो भी पता चलती है कि एसी श्रेणी के डिब्बे आरामदायक होते हैं, ये भी पता चल रही है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, जब पूर्वानुमान की बात हो रही है तो हम निष्कर्ष की बात नहीं करेंगे, कंक्लूजन की बात नहीं करेंगे। पूर्वानुमान में गलती यहीं पर होती है कि लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालना शुरू करते हैं, जो कि नहीं करना हमको। अच्छा, ऑप्शन में निष्कर्ष दिए रहते हैं। अगर आप निष्कर्ष देखोगे तो आपको दिखेगा, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करोगे तो आप देखो ऑप्शन में कई जगह निष्कर्ष आपको मिल जाएगा। लेकिन हमको निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकालना है, हमको पूर्वानुमान निकालना है। पूर्वानुमान की पहले एक वर्ड है आपका क्योंकि, जो कि सीधा सीधा पूर्वानुमान की तरफ लेकर के जाता है, और एक वर्ड है इसलिए। इसकी मदद से हम पूर्वानुमान को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जरा देखो यहाँ पर, इससे पहले भी क्लासेज में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा, बहुत से तौर तरीके सीखे हैं इसके लिए, इन सबको लिए। उन्हीं में से एक आपको बताया ये भी गया है क्योंकि वर्ड का। अच्छा, ये बता दूं आपको कि जो भी बच्चे फ्रेशर हैं, ये क्लास अभी उनके लिए नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो क्लास कर चुके हैं। फ्रेशर बच्चे अभी बेसिक जो आपका फंडामेंटल क्लास चल रही है उस क्लास को देखें। यहाँ देखिए, इन्होंने जब पूर्वानुमान पूछा तो पूर्वानुमान चेक करते हैं। जरा देखो क्या कहा, यात्रा की सभी श्रेणियां यात्रियों को समान आराम प्रदान करती हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो ये कथन ना कहा गया होता, क्योंकि एसी में हमारे टिकट बुक किए थे। यात्रा की सभी श्रेणियां, और श्रेणियां बनाई ही ना गई होती। फिर श्रेणियां बनाने का मतलब यही था कि सबको अलग अलग तरह से डिवाइड किया जाए। तो आपको पता चल रहा है पहला तो नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एक बार सबको रीड करते हैं। रेलगाड़ी से यात्रा सड़क से यात्रा से बेहतर है। ये निष्कर्ष यहाँ से निकाला नहीं जा सकता, और ये एक तरह से निष्कर्ष निकलता अगर कुछ एक्सप्लेनेशन होता रेलगाड़ी और सड़क की यात्रा के बारे में, तो यह एक तरह का निष्कर्ष निकलता है ऐसा। लेकिन यहाँ पर निष्कर्ष हमको देखना भी नहीं है, हमें पूर्वानुमान भी देखना है। तो ये भी आपका क्या है, इसके फेवर में नहीं है।
आगे देखो क्या कहा है, एसी श्रेणी के डिब्बे शयनयान श्रेणी के डिब्बों की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं। तो देखो यहाँ पर इन्होंने ये बात कही थी, देखो ये हमने क्या कहा था, क्योंकि वर्ड ही आपको पूर्वानुमान की तरफ लेकर के जाता है। जब ये पूर्वानुमान की तरफ ले जा रहा है तो देखो इसमें यही बात इन्होंने कही है ना, एसी श्रेणी के डिब्बे में हमारे टिकट बुक किए थे, इसलिए इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक रही। तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि के बाद जो सेंटेंस आता है यही पूर्वानुमान होता है आपका, और जब हम इसको इसलिए से जोड़ करके लेके जाते हैं तो सीधा सेंटेंस की तरफ लेकर के जाता है। तो देखो एक बार मैं इसको इसलिए के साथ फिर से जोड़ के समझाता हूं आपको। हमने एसी श्रेणी के डिब्बे में टिकट बुक किए थे, इसलिए इस बार ये रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी। तो यह इसलिए वर्ड जो सेंटेंस की तरफ ले करके जा रहा है, इससे पहले का सेंटेंस पूर्वानुमान होता है, लेकिन क्योंकि जब आता है तो क्योंकि के बाद वाला सेंटेंस पूर्वानुमान होता है। यही कारण है कि इसको पढ़ने के बाद इसलिए से हम उसको जोड़ पाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, चौथा ऑप्शन कह रहा, एसी श्रेणी के डिब्बे के टिकट उड़ान टिकटों से थोड़ी सस्ती होती। देखो यहाँ कहीं पर प्राइस वगैरह की बात नहीं की गई, सस्ती है या महंगी है, ये सब अपनी तरफ का एजम्पशन। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तीनों ऑप्शन हमारे कट गए, सिर्फ एक ऑप्शन है जो हमारा पूर्वानुमान है। कोई व्यक्ति यही सोचा है कि एसी श्रेणी के डिब्बे शयनयान श्रेणी के डिब्बों की तुलना में यात्रियों को अतिरिक्त आराम प्रदान करते हैं, इसलिए इस बार रेलगाड़ी से हमारी यात्रा बहुत आरामदायक थी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एजम्पशन किस तरीके से हम ढूंढते हैं। एजम्पशन दिए गए स्टेटमेंट के पहले की बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी कहा गया महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक, सारी बातें कहने के बाद फिर क्या पूछा, पूर्वानुमान पूछा। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए फिर से एक बार महत्वपूर्ण है। फिर से इसमें एक बार पूर्वानुमान पूछा गया है। देखिए आप लोग, हम इसको पढ़ते हैं एक बार। महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। सबसे अधिक, सबसे अधिक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ बाकी जितने लोग थे उनमें इसी को सबसे ज्यादा मिला, बाकी सब इससे कम में है। क्योंकि फिर से एक वर्ड आ गया, क्या, क्योंकि, वही वर्ड पूर्वानुमान की तरफ जो संकेत कर रहा, वही शब्द फिर से यहाँ पर आया हुआ। उसने अपने विभाग में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने सभी लक्ष्यों को हासिल किया था। मतलब दो चीजें यहाँ पर हुई थी, पहला उसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और साथ साथ सभी लक्ष्यों को हासिल किया था, इसलिए महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। तो मतलब ये बाद का पूरा सेंटेंस है आपका पूर्वानुमान ही बता रहा है। आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन की ओर। उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। ध्यान देना, अब बहुत लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर यही तो निकल करके आ रहा, लेकिन ये निकल के जो आ रहा है ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है। अगर आप इसको पढ़ो तो ये पूरी बातों का निष्कर्ष है। उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, ये इसको पढ़ने के बाद पूरा निष्कर्ष निकल करके आ रहा है, इसलिए ये वाला यहाँ पर सही नहीं होगा। यहाँ देखिए, तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने का अर्थ कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है। फिर से ये एक तरह का निष्कर्ष ही है यहाँ पर जो निकाला गया है। देखो इन्होंने कहा लक्ष्य को हासिल करने का अर्थ कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है, ये इसी का एक निष्कर्ष है। फिर से तो निष्कर्ष फिर से इसके फेवर में नहीं हो सकता, हम पूर्वानुमान हमको ढूंढना। देखो इसीलिए ये लोग निष्कर्ष को पहले रखते हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर निष्कर्ष ही निकालते हैं, यही कारण होता है कि गलत होता है। फिर इन्होंने कहा महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। ध्यान देना, यहाँ पर ये चीज जो यहाँ पर इन्होंने सबसे अधिक बोला था, ये बात यहाँ पर जरा देखो, मैं करेक्ट करता हूँ फिर से। ये सबसे अधिक का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि इसका मतलब बाकी लोगों का कुछ नहीं। यहाँ पर देखो महेश के अन्य सहयोगी में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है। तो देखो ये वर्ड, इसलिए बार बार मैं कहता हूं ये ऐसे क्वेश्चन में एनालिटिकल में वर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वर्ड पे ध्यान दोगे, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो मैं जब जोड़ता हूं इसको, महेश के अन्य सहयोगियों में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है,
क्यों? इसलिए महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है। तो ये वर्ड देखो इसलिए से पूरी तरह से कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, इनको कनेक्ट करोगे तो देखो नहीं होंगे। उच्च वेतन वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, इसलिए महेश को, तो इस सेंटेंस से नहीं पता चल रहा है, इसलिए महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। तो इस सेंटेंस से जब हम जोड़ रहे हैं तो ये बात इसको जस्टिफाई कर ही नहीं पा रहा। अब देखो इसको देखो तो क्या ये जस्टिफाई, ये भी देखो इसलिए से जोड़ के देखो, तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने का अर्थ कार्यस्थल पर उच्च प्रदर्शन होता है, इसलिए महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। ये भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इसलिए के थ्रू। लेकिन यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं महेश के अन्य सहयोगी में से किसी ने भी अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए महेश को इस वर्ष अपने वेतन में अपने सहयोगियों से सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वह अपने सहयोगियों में सबसे अधिक वेतन वृद्धि हुई है उसके। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है, इससे जुड़ रहा है बिल्कुल सीधा इसलिए के थ्रू। और इसमें देखो क्या, इस वर्ष महेश की तुलना में अन्य सहयोगियों के वेतन वृद्धि कम थी। तो ये भी क्या है, इसका निष्कर्ष है। यहां से कंक्लूजन निकल करके आ रहा, निष्कर्ष निकल करके आ रहा, तो ये भी नहीं होगा। यहां पर देखिए ये क्या है, सही है। अच्छा, इसको भी जोड़ करके एक बार आप देखो, इस वर्ष महेश की तुलना में अन्य सहयोगियों की वेतन वृद्धि कम थी, इसलिए महेश को इस वर्ष अपने वेतन में सबसे अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई। तो ये भी नहीं कनेक्ट हो पा रहा, इससे जस्टिफाई नहीं हो रहा, जस्टिफाई इससे हो रहा है, सिर्फ सी वाले से जस्टिफाई हो रहा, इसलिए आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, सी पार्ट। तो भैया जब भी पूर्वानुमान हो और निष्कर्ष हो तो इस बात पे विशेष रूप से आप ध्यान रखो कि जो आपका निष्कर्ष होगा वह निष्कर्ष बाद में आएगा और जो पूर्वानुमान होगा वो आपका पहले आएगा। तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि वर्ड के ठीक बाद पूर्वानुमान आता है, या फिर इसलिए वर्ड से जब हम जोड़ते हैं तो इसलिए से ठीक पहले की तरफ पूर्वानुमान आता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की उम्र से शादी करनी चाहिए। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित है? देखिए यहां पर फिर से पूर्वानुमान ही बोला गया है और अब की बार यहाँ पर क्योंकि वर्ड नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जब आपके सामने क्योंकि वर्ड नहीं होता है और हमें ढूंढना होता है पूर्वानुमान, तब ये आपको फिर से इसी तरह से ढूंढना है कि भाई इससे पहले क्या सोचा तब इसने बोला। आओ देखते हैं यहाँ पर फिर से पहला ऑप्शन क्या है, एक बार इसको फिर से रीड करो। एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने और नौकरी में सेट होने के बाद, मतलब उसे शिक्षा पूरी करनी चाहिए, नौकरी में सेट होने के बाद फिर 25 वर्ष की उम्र से शादी करनी चाहिए। ये तीन चीजें इन्होंने दे रखी है। अब देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन कहता है 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी होता है। तो देखो इन्होंने यहाँ पर 25 वर्ष की उम्र की कंडीशन यहाँ पर क्यों रखी है, इसलिए परिपक्वता की वजह से। और दूसरी चीज, नौकरी में सेट होने, शिक्षा पूरी करके नौकरी में सेट होने का मतलब वो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रहा है, वित्तीय रूप से उसको स्ट्रांग होने की बात कर रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की बात कर रहा है। तो देखो दोनों चीजें यहाँ पर आ रही हैं, इससे जस्टिफाई हो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति मान लो अपने दिमाग में सोचा यही है कि 25 वर्ष की उम्र में एक व्यक्ति परिपक्व और वित्तीय रूप से स्थिर भी होता है, इसलिए एक व्यक्ति को अपनी शिक्षा पूरी करने और नौकरी में सेट होने के बाद 25 वर्ष की उम्र से शादी करनी चाहिए। देखो कितना बढ़िया कनेक्ट हुआ इस वर्ड, इसलिए वर्ड के साथ। तो आपको तुरंत समझ में आ रहा है कि भाई ये हमारा सही होगा। लेकिन हम आगे भी पढ़ते हैं, जरा देखो इनको, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखो और एक बात बताऊं, जब भी ये क्वेश्चन पढ़ो तो केवल एक ऑप्शन पढ़ करके ही तुरंत आंसर को जस्टिफाई मत करो, आगे बढ़ो, क्योंकि हो सकता है इससे भी अप्रोप्रिएट कोई ऑप्शन हो, इसलिए पूरे चारों ऑप्शन को एक बार जरूर रीड करो आप। और देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा 25 वर्ष की उम्र से पहले अच्छी लड़कियां मिलना मुश्किल है, ये गलत बात है। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर कहा गया है। जब देखो ये ऐसा नहीं है कि ये बातें सही नहीं होती तब जब यहाँ पर कुछ बात उसके बारे में कही गई होती, इन्होंने उस चीज को ऐसा बोला होता। लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 बात बोली, क्या, शिक्षा पूरी, नौकरी में सेट होने का और 25 वर्ष की उम्र, 3 बात सब केवल बोली है। तो ये बात तो है ही नहीं वहां पर, तो हम इसके फ्रेम से हम बाहर नहीं जाएंगे। आउट ऑफ फ्रेम अगर आपकी बात हो गई तो फिर वो गलत हो जाएगा, चाहे वो आपका स्टेटमेंट एजम्पशन हो, चाहे वो कंक्लूजन हो, चाहे आर्गूमेंट हो, या कोई भी हो। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, आउट ऑफ फ्रेम हम निकल के नहीं जाएंगे।
लड़कियां उन लड़कों को स्वीकार नहीं करती हैं जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक होती है, ऐसा यहाँ पर वो भी नहीं कहा गया है, ये भी गलत है आपका। लड़कियां अशिक्षित और बेरोजगार लड़कों से शादी नहीं करती हैं। जो भी होगा, रियल लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल हमको इसी फ्रेम में ही बात सोचनी है, और इस फ्रेम के अंदर देखो तो तीनों गलत हैं, तो इसका मतलब पहला ही हमारा सही है। आप देख रहे हो तीनों क्वेश्चन इससे पहले आपके पूर्वानुमान के अभी तक जितने आए हैं, तीनों क्वेश्चन में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट बेसिकली क्लियर हैं कि कैसे कैसे हमें यहाँ पर अप्रोच करना है, किस तरह से हमें हर ऑप्शन को जस्टिफाई करते हुए चेक करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सही आंसर है। जब आप इन सब चीज़ों को नहीं जानते हो तभी आपके लिए पेपर टफ लगता है। माउस जैसे क्लिक से संबंधित है, उसी रूप में कीबोर्ड से संबंधित है, दिए गए विकल्पों में से सही अनुरूपता चुने। ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है, अनुरूपता जिसको आप बोलते हैं, सिमिलरिटी बोलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखते देखते काफ़ी लोगों ने कर भी लिया। देखो यहाँ पर माउस से हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, देखो ये एक्शन है, क्योंकि ये माउस से हम क्लिक करते हैं, क्लिक एक तरह का एक्शन है, काम है जो हम माउस की हेल्प से कर रहे हैं। तो कीबोर्ड की हेल्प से हम कौन सा एक्शन करेंगे, कौन सा कार्य करेंगे, वो देखना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर पॉइंट तो होगा नहीं, ये कोई एक्शन है नहीं, स्क्रॉल एक्शन है, लेकिन ये माउस की हेल्प से होता है। तो कीबोर्ड्स की हेल्प से हमें क्या करना है, कीबोर्ड की हेल्प से हम टाइप करते हैं। क्रिएट, ये तो फाइल क्रिएटिंग वगैरह जो कुछ भी होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई, फोल्डर क्रिएट करना, तो ये एक्शन भी यहाँ पर नहीं होगा। कीबोर्ड की हेल्प से हम क्या करते हैं, टाइप एक्शन करते हैं। ध्यान देना, एनालॉजी के बारे में बार बार मैं बताया हूँ एक बात को, कि यहाँ पर आप इस चीज़ को जरूर देखा करो कि ये एक्शन है या फिर उसका विश्लेषण वगैरह, विशेषण वगैरह तो नहीं है, एडजेक्टिव वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसा होता, एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव को हम ढूंढते। एक्शन है, कार्य है, तो एक्शन को देखेंगे, वर्ब के केस में वर्ब देखेंगे। और कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, अगर उसकी प्रॉपर्टी की बात हुई तो इसकी भी हम प्रॉपर्टी ही देखेंगे। और साथ साथ इसी तरह हिंदी में भी आपने देखा होगा कि जब पर्यायवाची होता है पर्यायवाची देखते हैं, विलोम होता है तो विलोम देखते हैं। तो सेम सबको सिमिलरिटी, सिमिलर बना करके ही चलना है, इसीलिए इसको अनुरूपता ही कहा जाता है, क्योंकि अनुरूप ही हमको देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कूट भाषा में, आ गया कोडिंग का। अच्छा, कोडिंग से याद आया कि जो बच्चे फाउंडेशन क्लास में हैं, बेसिक अभी फंडामेंटल सीख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको करना क्या है। जब तक बाकी टॉपिक आपके चल रहे हैं, हम लोग इस पर कोडिंग डिकोडिंग पर नहीं आते हैं, तब तक आपको कुछ काम कर लेने हैं। वो काम आपको ये करने हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट की पोजीशन याद करनी है। ए की पोजीशन जैसे 1 है, बी की पोजीशन 2 है, सी की 3 है, और जेड आपका 26 पर आएगा। तो इसको याद रखना है। अब इसके लिए बहुत लोग ऐसा करते हैं, एग्जाम में एक वर्ड इजोटी लिख लेते हैं और लिख लेंगे यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसी से ऊपर नीचे चेक करते रहेंगे, जो भी आएगा, मतलब 7 आया तो नीचे चले जाएंगे, 3 आया तो ऊपर देखेंगे, इस तरह से देखेंगे। तो भाई ये इसमें तो टाइम टेकिंग होता है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता कि आप ये चीज़ करो। अच्छा, कुछ लोगों की ये होती है आदत कि जो चीज़ ऐसे यहाँ पे मैंने लिखा, वो क्या करते हैं, रफ शीट पे इस चीज़ को लिख लेते हैं। जब भी एग्जाम में रफ शीट उनको मिलती है तो रफ शीट के पीछे इसको लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद जब कोडिंग करनी होती है तो बार बार उस चीज़ को देख करके पलट पलट के देखते हैं। तो देखो वो भी टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक है ही ऐसा कोडिंग का कि ये टाइम टेकिंग होता है, और ऊपर से आप भी इस चीज़ को सॉल्व करने में भी टाइम ले रहे हो, तो फिर दिक्कत है आपका। अगर आप कोड करने, डिकोड करने में भी टाइम ले रहे हो, एक तो इसमें लॉजिक ऐसा होता है, टाइम टेकिंग होता है, दूसरे आप डिकोड करने में टाइम ले रहे हो, तो फिर तो आपके लिए समस्या हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं इसको हमेशा सपोर्ट करता हूँ। ऐसे आप याद रखो, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, ऐसे पूरा याद कर डालो आप लास्ट तक, जस्ट 26 तक। अगर ऐसा आपको याद रहेगा तो कोई भी वर्ड आपको दिखेगा तो वो वर्ड सिर्फ वर्ड नहीं नज़र आएगा, वो वर्ड आपको नंबर के रूप में नज़र आएगा। इससे क्या होगा कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको नंबर दिखेगा, और नंबर से नंबर की तरफ जाना आसान होता है, हमको पता चल जाता है कि यहाँ प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। जबकि लेटर के केस में बार बार आपको लिखना होगा। जैसे यहाँ पर देखो, अगर इसकी बात करें तो देखो ये है P16 है और R18 है, मतलब ये 2 बढ़ गया यहाँ पर। यहाँ देखो L12 है और J10 है, यहाँ 2 कम हो गया। A1 है, यहाँ पर 3 है, फिर से 2 बढ़ गया है।
N 14 है और L 12 है, फिर से 2 कम हुआ, E 5 है और G 7 है, 2 बढ़ गया। मतलब ऐसा कुछ चल रहा है कि पहले प्लस का 2 हुआ है, फिर उसके बाद माइनस का 2 हुआ, फिर प्लस का 2 हुआ है, फिर माइनस का 2 हुआ, फिर प्लस 2, ऐसे चल रहा है। ओवरऑल पूरा यही कोड चल रहा है। तो देखो जब आपको याद रहेगा तो सीधे सीधे ये नंबर के रूप में नजर आएंगे हमको। अब इन्होंने क्या कहा, ट्रेन का कोड चाहिए। तो भाई ट्रेन का कोड चाहिए तो हमारा देखो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, प्लस से हुई थी। P 16 था, R 18 था, +2 से शुरुआत हुई थी। तो जब +2 से इसकी शुरुआत हो रही है तो +2 से हम इसकी भी शुरुआत करेंगे। अब भाई +2 T का 20 होता है, जब आप इसमें 2 जोड़ोगे तो 22 आएगा, और 22 होता है V का। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने है। कोडिंग में एक बात का भी आप ध्यान रखा करो, ऑप्शन की ओर थोड़ी सी नजर रखो आप, इससे क्या होता है ऑप्शन काटना बड़ा आसान होता है। अगले जैसे आप नेक्स्ट को देखोगे तुरंत आपका एक ऑप्शन और कटने वाला है, क्योंकि 2 में P है, 1 में T है। अच्छा है, अब इससे एक बात का आइडिया भी लगता है, ये देखो इन्हीं दोनों में से बचने वाला है, ये भी पता है क्योंकि ज्यादातर ऑप्शन इसी तरह से होते हैं। R 18 है, जैसे 2 माइनस करोगे 16 हो जाएगा, और 16 किसका होता है, P का होता है, इसलिए ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो फिर से, अब इन दोनों में देखो तो ये देखो सेम टू सेम है। अब हमें इसको देखने से कोई नहीं, ऑप्शन को हम काट नहीं सकते, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसको देखें। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ था, चौथे को हम देखने जा रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस, और चौथा फिर से हमारा क्या है, माइनस है। और अगर ये माइनस है तो आई देखो क्या है, 9 है, आई में से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, और 7 होता है जी का, इसलिए आंसर हमारा होगा सी पार्ट। तो आप देखो कोडिंग के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आपको हर एक अप्रोच को लगाना होगा। पहली चीज़ कि हमको याद करके तो चलना ही पड़ेगा, और साथ साथ ये चीज़ है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमको ऑप्शन की ओर नज़र रखना होगा, ऑप्शन का ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर से कोडिंग का क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में यदि बिल्डिंग को इस प्रकार से लिखा जाता है तो स्काई स्क्रैपर को किस कैसे कोड किया जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर फिर से एक तरह, अगर आप देखो आपको कुछ आइडियाज मैंने दे रखा भाई, इतने बड़े से नंबर यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करके नहीं आता, या तो डायरेक्टली इसको नंबर रखा गया होगा, यहाँ पर डायरेक्ट एक एक के लिए रखा गया होगा, या तो फिर इनमें डिजिटल सम वगैरह हो रहा होगा। आओ देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा। B2 U21 I9 L12 D4 I9 N14 G7, ये तो बहुत ही आसान है, इससे आसान क्या होगा, सीधा सीधा इनकी पोजीशन रख दी गई है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आओ इसे चेक करते हैं हम लोग। अच्छा, चेक करने का तरीका भी जरा देखो, क्योंकि स्टार्टिंग के दो सब में सेम है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 24, बाकी 3 में 25 हैं। तो अब तीसरे से तो एक ऑप्शन हमारा कटने वाला है। आप देखो यहाँ पर y है, y का 24 तो होता नहीं हमारा, y 25 होता है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब इन 3 में अगर आप देखो, इन 3 ऑप्शन में तो ये भी देखो सेम है, ये भी देखो सेम है, इधर भी सेम है। अब यहाँ पर जा करके चेंज हो रहा है हमारा, जहाँ पर यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ 17 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ से जाके चेंज हो रहा है। मतलब ये छठे टर्म से जाकर के चेंज हो रहा है। देखो जहाँ पर 3 है, 3 देखो यहाँ पर किसका था, C3 का था, ये 5वां टर्म था। छठा टर्म है आपका R का होता है 18। तो देखो ये 17 है, ये 1 है, और ये 18 है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी पार्ट होगा। इस तरह से हम इसके आंसर को निकाल सकते हैं। देखो कोडिंग के लिए विशेष रूप से आपको बताया हूँ मैं कि जब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो को ऑप्शन को जरूर देखा करो। देखो ये ऑप्शन इतनी आसानी से क्यों कट पाया है, अगर हम इसको पूरा लिखते तो एक बार तो हम उस पर टाइम देते, फिर उसके बाद इसकी मैचिंग कराते, फिर उस पर भी टाइम देते हम। लेकिन इस तरह से करने से क्या होता है कि ज़्यादातर ऑप्शन आपके यहीं पे कट जाते हैं। अब देखो मैंने सिर्फ यहाँ पर चेक किया था, स्टार्टिंग में एक चेक किया था यहाँ पर, और उसके बाद फिर हमने इस वर्ड के लिए, बस 2 वर्ड के लिए हमने चेक किया था, 2 लेटर के लिए हमने चेक किया, और पूरे वर्ड की कोडिंग ऑप्शन से निकल करके आ गई। इस तरीके से हमको टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, रक्त संबंध का है। अब इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, अगर कोई बच्चा ऐसा देख रहा हो जो कन्वेंशन इसका ना पता हो जिसको,
उस कन्वेंशन को जरा मैं बता देता हूँ, मैं किस कन्वेंशन के थ्रू डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। जब भी कहा जाए कोई भी पर्सन जो मेल है, पुरुष है, एम मान लो मेल पर्सन है तो उसको अंडरलाइन करके चलेंगे, अगर एफ एक फीमेल पर्सन है तो इसको हम सर्कल में करके चलेंगे, इसी कन्वेंशन का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर पेरेंट्स को हमेशा ऊपर रखेंगे, चिल्ड्रन को नीचे ब्रांचेज में लेकर के आएंगे, जो भी चाइल्ड यहाँ पर आएंगे सब ब्रांचेज में नीचे की तरफ जाएंगे, और फिर इनके चाइल्ड भी इनके नीचे ऐसे ही बनते चले जाएंगे। इस तरह से पूरी ट्री हम लोग क्रिएट करेंगे। और पेरेंट्स के केस में अगर हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है तो इनको एक लाइन से कनेक्ट करके हम लिखेंगे। ये 3 कन्वेंशन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये जेंडर के लिए है, ये जनरेशन के लिए है, और ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए है। ये 3 कन्वेंशन का यूज हम लोग यहाँ पर करके इस डायग्राम को बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इस डायग्राम को अगर हम कंप्लीट करें। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इस टॉपिक में यही चीज़ है कि भाई डायग्राम आपका बनना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसका एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें बिना डायग्राम के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए बशर्ते आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सारे रिलेशन आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, ए बी का पति है, सी बी का भाई है, डी बी का पिता है, ई बी का बेटा है, एफ ए की बेटी है, एफ और डी के बीच क्या संबंध है। तो आओ एक एक लाइन को पढ़ते हुए ड्रॉ करते हैं इसको। ए बी का पति है, अगर ए पति है बी का तो ऑब्वियसली बी उसकी क्या है, पत्नी है, इसलिए इसको फीमेल कर बनाया। अब यहाँ पर कहा सी बी का भाई है, बी का अगर भाई है मतलब बी की माता पिता की ही संतान कौन है, सी, और इसका जेंडर भी बताया गया, सी बी का भाई है तो ये मेल पर्सन हो गया। अब इन्होंने कहा डी बी का पिता है, बी का पिता है डी, तो अगर ये पिता है तो ये भी मेल पर्सन हो गया। ई बी का बेटा है, बी का बेटा है ई, तो ये इसकी संतान है तो ये नीचे चाइल्ड हमेशा नीचे आते रहेंगे। यहाँ देखो क्या है फिर क्या कहा, एफ ए की बेटी है, ए की बेटी एफ है। आप एक चीज जरा यहाँ पर गौर करना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इन्हीं की एक संतान है ई जो उसका पुत्र है, और एक संतान है एफ जो उसकी पुत्री है। तो हम कह सकते हैं एफ ए की पुत्री मतलब बी की पुत्री, ई बी का बेटा मतलब ए का बेटा। अब यहाँ पर देखो एफ और डी के बीच क्या संबंध है, किसके बीच पूछा गया भाई, एफ के बीच पूछा गया है और डी के बीच, डी यहाँ पर है, एफ और डी के बीच पूछा गया है। तो देखो अगर आप देखो इन दोनों का रिलेशन, अब क्योंकि इन दोनों के बीच में पूछा गया, ऐसा नहीं पूछा गया एफ डी का कौन है या कौन डी एफ की कौन है, ऐसे कुछ नहीं पूछा गया है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो देखो कैसे देखेंगे, एफ के पिता मतलब ये उनकी पत्नी, इसकी माता हो गई, और माता के पिता नाना कहलाए, तो जो ये नाना हो गए किसके, एफ के। और एफ के लिए जरा देखो, अब भाई जब ये नाना है तो अब इसलिए इसके लिए क्या है, नातिन है। जरा देखो कैसे, नाना मतलब ये डी की पुत्री बी और बी की पुत्री एफ, तो उसके पुत्री की पुत्री, तो ऑब्वियसली डी के लिए वो है क्या, नातिन है। अब देखो इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा, मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन में थी दिक्कतें थी, गड़बड़ थे कुछ क्वेश्चन, और क्या गलतियां थी वही मैं बता रहा हूं। ये देखो क्वेश्चन एग्जाम में आया तो था, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ट्रांसलेशन का मिस्टेक कर रखा था। देखो आपके सामने प्रॉपर डायग्राम आप देख रहे हो, नाना और नातिन ये निकल करके आ रहा है। यहाँ पर नाना को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मैटरनल ग्रैंडफादर, और नातिन को कहा जाता है मैटरनल ग्रैंड डॉटर। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्होंने इंग्लिश में बस ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर यूज किया, और इंग्लिश वाले क्वेश्चन में भी जो इसका इंग्लिश सेक्शन था उसमें भी यही वर्ड यूज किया गया था। अब यहाँ पर इन्होंने दादा और पोती लिख दिया, जो कि कहना गलत है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए सही हो सकता है कि इसकी अपेक्षा बाकी ऑप्शन टोटली गलत हैं। क्यों, क्योंकि पत्नी का रिलेशन है नहीं, भाई बहन का रिलेशन है नहीं, और दादी पोता का रिलेशन है नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि दादी और पोता का मतलब क्या है, ये फीमेल और इसको मेल कहा गया, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर हमारे लिए सबसे अप्रोप्रिएट यही हो सकता है। कारण ये है कि यहाँ पर इंग्लिश में ग्रैंड फादर और ग्रैंड डॉटर, देखो कभी कभी ये मैटरनल भी वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करते हैं ये लोग, मैटरनल को भी ये डायरेक्टली लिख देते हैं ऐसे ही ग्रैंड फादर ग्रैंड डॉटर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट इस तरह लिखने का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट वो पैटर्नल हो जाता है। तो जबकि यहाँ पर ऐसा यूज हुआ था
खैर, अगर कोई इस क्वेश्चन को अगर फिर भी आपके सामने कभी भी ऐसा एग्जाम, किसी एग्जाम में ऐसा होता है, तो बेहतर ये होता है आप बाकी ऑप्शन को काटो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अगर आप देखो तो ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के अनुसार, इस डायग्राम के अनुसार यही सबसे ज्यादा उचित ऑप्शन है, इसको टिक करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बार फिर से ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है, डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। सुधाकर सुधा का पति है। सुधाकर सुधा का पति है। क्या लिख दिया? सुधाकर सुधा का पति है। ये पति है किसका? सुधा का। अगर ये पति है सुधाकर तो फिर सुधा क्या है? उसकी पत्नी। अब आगे क्या बोला? सुधाकर सुमेधा के नाना है। अच्छा, सुधाकर नाना है किसके? सुमेधा के। तो देखो सुमेधा से सुधाकर किस तरह है, ये अगर ये नाना है तो किस प्रकार से रिलेटेड होगा? इसकी माता के पिताजी, इस तरह से कनेक्शन होगा। या फिर मैं ऐसे कहूं, सुधाकर की पुत्री की संतान सुमेधा। तो सुधाकर की पुत्री की संतान सुमेधा। अब यहाँ पर देखो स्पष्ट रूप से निकल के आया कि सुमेधा की माता के पिता, तो सुमेधा की माता के पिता सुमेधा के क्या हो जाएंगे? नाना हो जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा और आगे? सुधा सोमेश की दादी है। सुधा किसकी दादी है? ये सोमेश की दादी है। अब दादी के केस में ये देखो दादी कैसे होगी? जब इसके पुत्र की संतान की बात होगी तो उस संतान के लिए सुधा क्या होगी? दादी होगी। और नाम क्या है? इन्होंने क्या कहा? सोमेश। तो सोमेश को अगर मैं यहां पर रख दूं तो देखो क्या रिलेशन बना। सोमेश के पिता की माता और सोमेश के पिता की माता क्या होंगी? उसकी सोमेश की दादी कहलाएंगी। आगे फिर इन्होंने क्या कहा? राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं। देखो यहाँ पर सुमेधा, सुमेधा के माता पिता राकेश और रितिका हैं। एक बात और सुनो, ब्लड रिलेशन में बार बार इस चीज़ों का जिक्र होता है कि भाई नाम से हम डिसाइड नहीं करेंगे जेंडर को, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां पर ऑप्शन से डिसाइड होता है, वहां ऑप्शन से डिसाइड कर लेते हैं हम लोग। कई बार क्या होता है, सेंटेंस ऐसा होता है वहां से डिसाइड हो जाता है। ये सेंटेंस कुछ ऐसा ही है, यहाँ से डिसाइड होता है। कैसे? जरा देखो, राकेश रितिका, राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं। ये दोनों माता पिता हैं। तो जरा देखो यहाँ पर इसमें एक नाम क्या है? मेल का है, एक फीमेल का है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है तो आपको उसी के अनुसार एक बार लिख लेना आप। तो देखो यहाँ पर क्या कहा? राकेश की बात किया जाए तो राकेश इसका मतलब इसका पति है। राकेश पति है किसका? रितिका का। अब देखो सुमेधा के माता पिता कौन हो गए? राकेश और रितिका। जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। रोमेश और रोमा का बेटा कौन है? सोमेश। इसका मतलब रोमेश सुधा का ही पुत्र है और रोमेश की पत्नी कौन है? रोमा। ये कहा गया। फिर आगे इन्होंने कहा रोमेश और रितिका के बीच क्या संबंध है? पूरा क्वेश्चन यही है, किसके किसके बीच पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है रोमेश के बीच में और रितिका के बीच में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। जरा देखो क्या है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। यहाँ पर दो संतानें इन दोनों की, एक रितिका और रोमेश। इसमें एक लड़की और एक लड़का। तो आपस में दोनों क्या बन गए? भाई बहन। ऑप्शन देखो यहाँ पर कहाँ पे है दिया हुआ, ये है लास्ट ऑप्शन, भाई बहन। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रत्नाकर कहता है मैं रश्मि का भाई हूँ। देखो फिर से एक बार ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। और अब की बार क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन में 3 टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता रखा है। 3 टाइप से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं और उनमें से 2 टाइप आपने देखा था। ये इससे पहले एक टाइप आपने देखा, ये दूसरा टाइप आपके सामने आ चुका है।
अभी भी मैं आपको बता दूं कि ये जितने क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो सब पर्टिकुलर एक सेट से हैं। आप अगर गौर करो तो कुछ भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। ब्लड रिलेशन के ये 2 टाइप आ गए, तीसरा भी आएगा अभी आपके सामने। वो तीनों टाइप भी पूछे गए हैं आपसे। डायरेक्शन के कितने देखो 3-3 क्वेश्चन आपके सामने आपने देखा था इससे पहले। कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, एनालॉजी के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, और उसके बाद एनालिटिकल का क्वेश्चन आए। आना तो सब है पूरे पेपर में, ये ध्यान रखना। इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन में कहा है रत्नाकर कहता है, कौन बोल रहा भाई? रत्नाकर। मैं रश्मि का भाई हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैं वर्ड किसके लिए है? रत्नाकर के लिए। रत्नाकर ही रश्मि का भाई है, ये कहा गया। रत्नाकर रश्मि का भाई है। इसको थोड़ा छोटा करता हूं। रत्नाकर रश्मि का भाई है। यहाँ पर ये देखो, यह वर्ड निकल, ये कंक्लूजन यहाँ पर निकला है। और फिर आगे इन्होंने कहा जो सदानंद और सुरेखा की पोती है। फिर से ये वर्ड आ गया। आपको बताया हूं मैं, डायरेक्शन में भी आ चुका था, ऑर्डर रैंकिंग में भी आ चुका था, हर एक टॉपिक में आपको मिलता रहेगा ये। तो जो वर्ड से पहले किसकी बात हुई है? रश्मि की। मतलब ये जो किसके लिए आया है? ये रश्मि के लिए आया है। रश्मि सदानंद और सुरेखा की पोती है, ये पूरी बात यहाँ पर इन्होंने बताया है। रश्मि फिर कहती है मैं रजनी की बेटी हूं। मतलब ये कौन कह रहा है? रश्मि। रश्मि रजनी की बेटी है, ये बात यहां से निकल के आती है। जो सुरेखा की बहू है, अब जो वर्ड अब की बार किसके लिए आया? ये रजनी के लिए आया। मतलब ये रजनी, यहां पर अगर आप लिखो तो क्या मिलता है? रजनी सुरेखा की बहू है। इस तरह से पूरा सेंटेंस आपके लिए इजी हो जाता है। देखो क्वेश्चन में पूरे सेंटेंस को तोड़ मरोड़ करके लिखा गया है। अब इसको देखो सिंपल वे में अगर पढ़ते हुए डायग्राम को ड्रा करो, देखो क्या कहता है? रत्नाकर रश्मि का भाई है। तो ये है रत्नाकर और ये भाई है किसका? रश्मि का। इसका मतलब दोनों एक ही माता पिता की संतान है। नाम तो अभी माता पिता का नहीं आया, जब आएगा तो लिख देंगे। यहां से बात पता चल रही है रत्नाकर रश्मि का भाई है। जो मतलब रश्मि सदानंद और सुरेखा की पोती है। ये पोती है किसकी? सदानंद और सुरेखा की। मतलब सदानंद और सुरेखा इसके दादा और दादी हो गए। तो दादा दादी कब होंगे? जब सुरेखा के पिताजी के माता पिता की बात हो रही होगी, वही दादा दादी होंगे। तो यहाँ पर देखो जरा, दादा दादी का नाम अगर लिखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने सदानंद और सुरेखा का नाम लिया, तो सदानंद को हम बनाएंगे यहाँ पर इसके दादा, और इनकी पत्नी सुरेखा। ये डायग्राम पहले सेंटेंस से केवल कंप्लीट होता है। और दूसरे सेंटेंस में देखो क्या कहा? रश्मि कहती है मैं रजनी की बेटी हूं। मतलब रश्मि रजनी की बेटी है। अब देखो यहाँ रश्मि है, तो इसका मतलब इसके पिता की जो पत्नी है, मतलब इसकी माता, वही क्या है? रजनी है। और फिर कहता है रजनी सुरेखा की बहू है। ऑब्वियसली होना ही चाहिए इसको, क्योंकि यह रजनी सुरेखा के पुत्र की ही पत्नी है। यहाँ पर पूरी कहानी खत्म होती, कहता है रत्नाकर और सदानंद के बीच क्या संबंध है? ये है रत्नाकर और यहाँ है सदानंद। आप गौर करो तो रत्नाकर के पिताजी के ही पिताजी हैं, तो मतलब रत्नाकर की ये दादा हो गए, और दादा के लिए रत्नाकर क्या हो गया? पोता हो गया। आप देखो यहाँ पर अब की बार इस क्वेश्चन में बढ़िया से इन्होंने पैटर्नल वर्ड यूज किया। अगर ये पैटर्नल ना यूज करते तो भी ये बाय डिफॉल्ट पैटर्नल ही होता। इंग्लिश में ये पैटर्नल होगा और हिंदी में तो बड़ा स्पष्ट रूप से दादा पोता इन्होंने लिख रखा है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सेकंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो ये थर्ड टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया आपके सामने। थर्ड टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने बार बार एक चीज बताया है कि देखो ये टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन इसके भी जो ड्रॉबैक है उसका भी समाधान है, यहाँ पर सॉल्यूशन है। हम इसका सॉल्यूशन इतना बढ़िया है कि बाकी 2 टाइप जो इतना टाइम लेते हैं ना, वो भी नहीं लेगा ये, अगर आप ढंग से देख लो तो।
तो जो तरीके हमने आपको इससे पहले बता रखे हैं ऑप्शन को काटने के, वो सारे तरीके अगर आप यहाँ पर यूज़ करोगे तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। सबसे पहला इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी ये होता है, ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया होता है, जो निर्देश होता है, इस निर्देश को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। इस निर्देश में ही कई बार खेल हो जाते हैं आप लोगों के साथ। देखो क्या है यहाँ पर, और ये सेंटेंस जरा देखो, ए दिख भी रहा है, इसमें कुछ हुआ है कहानी, ए बी और बी ए कर दिया यहाँ पर। और देखो क्या है, पहला सेंटेंस कहता है ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ये पहला सेंटेंस यहाँ पर खत्म होता है। दूसरा सेंटेंस कहता है ए हैश बी का अर्थ है बी ए का बेटा है, ये दूसरा सेंटेंस है। फिर तीसरा है ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए की बहन है। और चौथा सेंटेंस है ए परसेंटाइल बी का अर्थ है बी ए का भाई है। ये 4 सेंटेंस यहाँ पर दिए गए हैं आपके इंस्ट्रक्शन में। अगर आप गौर करो तो पहले इंस्ट्रक्शन में यहाँ पर सिंबल के साथ ए बी लगा है, ये भी लगा, इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी है, चारों में ए बी लगा है। लेकिन जब इसको डिकोड किया गया है तो देखो कैसे किया गया है, ए बी का पति है और दूसरे वाले में कहा बी ए का पति है, मतलब ये ठीक इसका उल्टा हो गया। और तीसरे में भी बी ए है और चौथे में बी ए है, मतलब 3 सेम जा रहे हैं, चौथा बस पहला वाला क्या है बिल्कुल डिफरेंट है। और यही कारण होता है, इसलिए निर्देश को ध्यान से देखना होता। अगर इसको बिल्कुल लास्ट में डाल देता और बाकी 3 को ऊपर करता तो गलती होने के चांस क्या होता, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऊपर देख लिए कि सब में बी ए चल रहा है तो उसको भी बी ए कंसिडर कर लेते हैं और गलत हो जाता है। ये काम आपको नहीं करना भाई, इंस्ट्रक्शन को बड़े अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियर कर लेना। यहाँ पर देखो क्या मतलब है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है। कौन पति है भाई, ए, किसका, बी का, मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं बी पति है ए का, यही कहा गया। ये तो देखो सारी बातें समझाने के लिए है, नहीं तो क्वेश्चन की ओर जाओ तो देखते देखते अभी क्वेश्चन होने वाले हैं ये वाले, ठीक है। लेकिन ये समझने के लिए इतना डिटेल में हम जा रहे हैं यहाँ पर। ये हैश बी का अर्थ है बी ए का बेटा है। कौन बेटा है, ए, किसका, बी का, ये चीज कहा गया। और यहां पर इन्होंने कहा बी ए की बहन है, ए बहन है किसकी, बी की, बी की बहन ए, इस तरह से इंस्ट्रक्शन। अब देखो मैं यहां पर बार बार इस तरह से क्यों बता रहा हूं, आपको बता रखा हूं कि भाई इंस्ट्रक्शन का जैसा फ्लो होगा हमारा सॉल्व करने का मेथड भी वैसा होगा, बैक टू फॉरवर्ड या फॉरवर्ड टू बैक, जिस तरह का उसका इंस्ट्रक्शन होगा उस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। इससे क्वेश्चन हमारा आसान बनेगा कि बिना डायग्राम बनाए भी हम ऑप्शन आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर इन्होंने कहा बी ए का भाई है, मतलब बी का भाई कौन, बी ए की बहन है, इसको करेक्ट करते हैं यहां पर। बी ए का बेटा, इन्होंने कहा बी ए का बेटा, ए का बेटा कौन, बी, इसको उल्टा लिख दिया था यहां देखो। फिर यहां पर क्या कहता है, ए की बहन बी, ए की बहन बी। और यहां पर इन्होंने कहा बी ए का भाई, मतलब ए का भाई बी, ये चीज यहां पर आया। ये चीज अब इससे क्या होता है, जब फ्लो हमको पता होता है तो क्वेश्चन करना आसान होता है हमारे लिए। ये सारी चीज बस समझाने के लिए मैंने आपको देखा, एक बार आप देख लो चीजों को और समझ लो, समझ लो, फिर मैं इसको इरेज करके फिर प्रॉपर क्वेश्चन को पूरा पूरा कंप्लीट करता हूँ। ये समझने के लिए बस बनाया है। आप कभी एग्जाम में ऐसा मत करना कि इसको उठा करके पहले आप लिखना, बस एक बार आप समझ लो जिससे आगे कभी दिक्कत इसमें ना हो। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, प्रॉपरली इसको हटा रहे हैं। अब आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं जरा देखो। इससे पहले जब भी आपने देखा था क्या करते थे, हम व्यंजक में 2-2 का पेयर लेकर के सॉल्व करते थे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन 2-2 पेयर के साथ 2-2 के साथ पेयर बना करके दिया गया है। तो यहाँ पर जब हम पेयर बना करके ही सॉल्व करेंगे तो देखो पेयर इधर से भी बना सकते हैं, पेयर इधर से भी बना सकते हैं, दोनों तरफ से। लेकिन ऐसे क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये देखो 4 ऑप्शन है और 4 क्वेश्चन के बराबर है, 4 क्वेश्चन के बराबर टाइम लेंगे, उससे हमें बचना है यहाँ पर। तो देखो कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस टी का भाई है, कौन भाई है, एस, मतलब एस एक मेल पर्सन है। और एस अगर टी का भाई है तो ऑब्वियसली दोनों एक ही माता पिता की संतान है। टी का जेंडर नहीं पता है, बस इतना पता है एस एक मेल पर्सन है। और देखते हैं यहाँ पर हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं।
तो देखो यहाँ पर इन्होंने पहले वाले में अगर देखो एस कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर आप देखो परसेंटाइल की तरफ देखो तो यहाँ पर क्या कहता है, ए परसेंटाइल बी का अर्थ है बी ए का भाई है। मतलब किसके बारे में पता चल रहा है, बाद वाले के बारे में पता चल रहा है, ना कि पहले वाले के बारे में पता चल रहा है। मतलब जेंडर इसका हमारा क्लियर हो रहा है, ना कि एस का क्लियर हो रहा। और एट द रेट की बात करो, इससे पहले एट द रेट है, तो एट द रेट का भी यही मतलब हुआ, बी ए की बहन है, तो मतलब जेंडर बी का क्लियर हो रहा, ए का नहीं क्लियर हो रहा। तो यहाँ कभी इसका जेंडर क्लियर हो रहा, कभी इसका क्लियर हो रहा, लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा। भाई जिसका जेंडर ही नहीं क्लियर, उसे कैसे बताओगे वो भाई है कि बहन है या क्या है। तो इसलिए पहला ऑप्शन हमारा यही से ही कट गया। दूसरे ऑप्शन पे अगर आप आ जाओ तो दूसरा ऑप्शन देखो एस यहाँ पर है। फिर से वही चीज चेक करेंगे हम, एंड के लिए चेक करो जरा। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, ए बी का पति है, मतलब जो पहले आ रहा है वो पति है। तो ऑब्वियसली पति कौन है, क्यू। अगर क्यू पति है तो ऑब्वियसली एस क्या हो जाएगी, पत्नी। सिर्फ यही एक रिलेशन है हस्बैंड एंड वाइफ का, जहां पर पति पत्नी बनता है वहीं पर दोनों का जेंडर क्लियर होता है, बाकी किसी में नहीं। जैसे मैं यहां पर लिख दूं ए पति है बी का, तो ऑब्वियसली बी पत्नी है। और लिख दूं बी पत्नी है ए की, तो ऑब्वियसली ए क्या है, पति है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता हूं ए पुत्र है बी का, तो भाई ए तो पुत्र है लेकिन बी क्या है, माता या पिता, कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसा किसी भी और में नहीं होगा, सिर्फ यहीं पर होगा। तो यहां पर अगर आप देखो तो इसका जेंडर फीमेल हो गया, इसलिए कट गया क्योंकि इन्होंने बोला था एस भाई है, और जो फीमेल है वो भाई कैसे। यहां पर देखो अगला, यहां पर ऐसा आता है और एट द रेट फिर यहां पर लगा हुआ है। एट द रेट के लिए देखो क्या कहा गया है, जो सेकंड है वो फर्स्ट की बहन है, ए की बहन सेकंड, ए की बहन बी, सॉरी हाँ बी ए की बहन, बी को बहन कहा गया है। तो यहां पर जो लास्ट में है वो क्या है, बहन है। मतलब इसके बाद जो है वो क्या है, सिस्टर है। एट द रेट जरा देख लो यहाँ पर, ए बी की का अर्थ है बी ए की बहन है, और बी अगर बहन है तो इसका मतलब एस भी यहाँ पर फिर से फीमेल हो गया, इसलिए ये भी हमारा क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। फिर तो हमारे सामने यही एक बचा, लास्ट ऑप्शन। आपने देखा कोई डायग्राम हमने ड्रॉ किया, बिल्कुल नहीं। बाकी जितनी कहानियां सिर्फ आपके समझाने के लिए, नहीं तो देखो एक बार में क्वेश्चन को देखते देखते सारे ऑप्शन कट गए। जिस क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन के बराबर समय लेना था वो बिल्कुल एक क्वेश्चन से भी कम समय लिया, क्योंकि ये आपने एक ट्रिक लगाया, जो टेक्निक आपने लगाया, इस टेक्निक को ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। आशा करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, और आपका कमेंट मैं जरूर देखना चाहूंगा इन सब क्वेश्चन पे। ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, न्याय निगमन का। जरा देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन सिर्फ इतना था, ये डायग्राम एक्स्ट्रा आपके सामने बनाया गया है। वेन डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, कोई टैबलेट कंप्यूटर नहीं है। तो देखो यहाँ पर, यहाँ रिलेशन टैबलेट और कंप्यूटर के बीच में बताया गया है कि कोई भी टैबलेट कंप्यूटर नहीं है, सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं। तो देखो यहाँ पर कोई भी टैबलेट, पहली चीज तो ये कही गई कि कोई भी टैबलेट जो है वो कंप्यूटर नहीं है। तो अगर ये सर्कल पूरा टैबलेट का है और एक सर्कल जो है कंप्यूटर का है, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है। ये कहा गया ये दोनों कोई किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं है, सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं। अगर सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं तो इसका मतलब ये एक तीसरा सर्किल है जो मोबाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सभी के सभी कंप्यूटर इसके अंदर आ गए। तो इस तरह का प्रॉपर डायग्राम होगा। वही डायग्राम देखो यहाँ पर बनाया गया था ये अलग से बनाया गया भैया, ये एग्जाम में नहीं आता है बन करके, ये हमको बनाना पड़ता है खुद ब खुद। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं था, ये टैबलेट था आपका, ये कंप्यूटर था, और बाहर जो था वो मोबाइल था। ये प्रॉपर डायग्राम है, फेयर डायग्राम इसलिए जिससे आपको थोड़ा अच्छे लगे देख करके। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। वह ये सारे आपके स्टेटमेंट जो यहाँ पर दोनों थे, दोनों तीनों सबके सब यहाँ पर आ गए, 2 स्टेटमेंट आपके डायग्राम के रूप में। इसलिए अब डायग्राम से ही हम ऑप्शन को चेक करना शुरू करेंगे। कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, आप देखो कोई टैबलेट मोबाइल नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखो यहाँ रिलेशन टैबलेट और कंप्यूटर का था, कंप्यूटर और मोबाइल का था। डायरेक्ट रिलेशन टैबलेट और मोबाइल का यहाँ पर नहीं दिया गया, जिसके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फिर तो रिलेशन तो कुछ भी होगा, हम अपनी तरफ से कोई रिलेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम बाउंडेड हैं इसके अनुसार, इसके स्टेटमेंट के अनुसार, क्योंकि स्टेटमेंट इसका यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे लिए, उसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ देखो
तो पहला कहना गलत है। कारण क्या है उसका, ये भी समझ लो आप। क्योंकि ये मोबाइल जो है इसके अंदर पूरा कंप्यूटर आएगा ये बताया गया, लेकिन ये मोबाइल कहाँ तक जाएगा भाई? ऐसा भी तो हो सकता है ये जो सर्किल यहाँ तक है, ये सर्किल बढ़ करके कभी यहाँ तक पहुंच जाए, या कभी बढ़ करके इसको पूरा कवर कर ले, ये भी हो सकता है। तो इसलिए ये कहना गलत हो जाएगा। अब देखो आगे क्या है, कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है। कोई भी मोबाइल टैबलेट नहीं है। अब यहाँ देख करके आपको ये लग रहा होगा कि भाई बिल्कुल सही है, लेकिन अभी अभी हमने बताया ना कि ऐसा भी तो हो सकता है ये सर्किल यहाँ पे पहुंचे और इसको कवर कर ले, तब उस केस में ये गलत हो जाएगा। अब जो बात हमेशा सत्य नहीं हो रही है, कभी कभी हो रही है, वो तो बस एक संभावना है सत्य होने की। वो कभी भी पूर्णतः सत्य नहीं, 100% उसको हम नहीं कहेंगे। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत है। ये कहना कोई मोबाइल टैबलेट नहीं है, वही बात है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन इसका नहीं है। आगे इन्होंने बोला कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। ऑब्वियसली कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, आप देखो यहाँ पर स्पष्ट रूप से डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये मोबाइल है, इन मोबाइल में से कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं, इसलिए सी पार्ट हमारा सही होगा। चौथे को हम समझ लेते हैं, सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, सभी मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, ये कहना गलत। देखो क्योंकि इसी डायग्राम में ये बात गलत है, तो ये दूसरी जगह सही हो करके भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 100% नहीं होगा, बल्कि ये एक संभावना बन जाएगी। तो इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पर सी पार्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखो फिर से एक क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। वेन डायग्राम, सॉरी, न्याय निगमन के जो भी क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर कुछ डिफिकल्टी बनाई थी तो डेटा सफिशिएंसी के साथ कर रखा था, आंकड़ों की पर्याप्तता के साथ किया था, और एनालिटिकल पोर्शन को थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑप्शन के थ्रू किया था। ऑप्शन को इन्होंने थोड़ा सा क्लोज रखा था, इसलिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था आप लोगों को। बाकी जितने भी थे आपने देखा, इससे पहले हम लोगों ने डाइस को भी देखा था, डाइस में बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर थे तो क्वेश्चन आसान था, अदरवाइज सबको लगता था कि क्वेश्चन ही गलत है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखो तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन, इन्होंने कहा सभी जेब्रा घोड़े हैं। ये अगर मैं इसको जेब्रा मानता हूँ, बीच के सर्किल को जेब्रा मानता हूं, तो सभी जेब्रा क्या है, घोड़े हैं। और आगे क्या बोलता है, सभी घोड़े गधे हैं, तो सभी घोड़े क्या हैं, गधे हैं। ये सर्किल हमारा बन करके आएगा। सबसे बेसिक डायग्राम है ऑल का, सभी के साथ जो बनता है। तो अब यहां पर इन्होंने क्या कहा है, पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन वहां दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका बदला इन्होंने क्या किया, 4 निष्कर्ष दे रखे हैं और फिर इन निष्कर्ष के बेसिस पे ऑप्शन बना दिया। तो पहला निष्कर्ष चेक करते हैं, सभी जेब्रा गधे हैं। जरा यहां पर देखो, क्या सभी जेब्रा गधे हैं? यस, बिल्कुल, ये हमेशा सही होगा। इसलिए सही होगा क्योंकि ये जेब्रा अगर बहुत ज़्यादा ये लिमिट अपनी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्किल तक जाएगा जहाँ घोड़ों की बात की गई है, और घोड़ों की जो बात की गई है वो सर्किल अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो इस गधों की बात जहाँ तक कही गई उस सर्किल तक जाएगा, तो ये कभी भी उससे बाहर नहीं निकलेगा। तो सभी जेब्रा गधे हैं, ये बात बिल्कुल सही होगी। फिर आगे इन्होंने बोला सभी गधे जेब्रा हैं, सभी गधे जेब्रा हैं, ये यहीं पर गलत है, तो इसलिए दूसरी जगह सही होकर के भी 100% नहीं होगा, इसलिए दूसरा क्या होगा, रॉन्ग होगा। तीसरा देखो क्या है, कुछ गधे जेब्रा हैं, कुछ गधे जेब्रा हैं, बिल्कुल सही है। ये कभी भी ये गलत नहीं हो सकता क्योंकि ये सर्किल हमेशा उसके अंदर रहने वाला है, इसलिए हमेशा सही होगा। कुछ घोड़े जेब्रा हैं, कुछ घोड़े जेब्रा हैं, फिर से वही बात हुई जो यहाँ पर हो रहा था कि ये सर्किल इसके अंदर है, हमेशा बना ही रहेगा, उससे बाहर कभी नहीं जाने वाला, इसलिए ये भी कभी गलत नहीं होने वाला, 100% ट्रू होगा। इसलिए यहाँ पर देखो अगर 4 निष्कर्ष थे तो 3 निष्कर्ष सही हुए, एक निष्कर्ष दूसरा वाला गलत हुआ। ऑप्शन में जिसमें बी होगा उसको काट दो सीधा सीधा। देखो यहाँ पर है ये नहीं होगा, यहाँ पर है ये भी नहीं होगा, यहाँ पर है ये भी नहीं होगा, या फिर आप सीधे सीधे देख लो ए सी डी जहाँ लिखा होगा, तो देखो बच गया वही हमारा ए सी डी वाला। तो ये हमारा आंसर आएगा सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला से सभी स्वर वॉवेल को हटा दिए जाते हैं तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में 15वें स्थान पर क्या आएगा। देखो वर्णमाला से भी क्वेश्चन आ चुका है, और आपको मैंने ऑर्डर रैंकिंग में एक बात बताई है कि भाई वर्णमाला का जो क्वेश्चन होता है उसमें ऑर्डर रैंकिंग का कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन प्योरली उस पर बेस्ड तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी क्लोज है उसी के ऑर्डर रैंकिंग के। देखो कैसे निकालते हैं इसको।
अच्छा, बहुत लोग ऐसा करेंगे भाई, पहले क्या करेंगे, एबीसीडी लिखेंगे और वर्णमाला को काटेंगे, वॉवेल को काटेंगे, वहां सर को हटाएंगे, फिर काउंटिंग करेंगे। ये सारे काम हमको नहीं करने, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना। इन्होंने क्या कहा, अगर वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाए तो वर्णमाला की नई श्रृंखला में, मतलब हटाने के बाद 15वें स्थान पर क्या आएगा। एक बार को हम अगर देखें कि जब हम नहीं हटाते हैं तो 15वें पर कौन आता है, तो आंसर होता है ओ। आपको अगर ये ऑर्डर रैंक की, जो अभी मैं कोडिंग की बात कर रहा था, कि अगर आपको याद रहेगा तो देखो यहाँ भी फिर से आपके काम आने वाला है। ओ 15वें स्थान पर आएगा, लेकिन इन्होंने कहा स्वर को हटा देना है। तो जरा देखते हैं यहाँ तक कितने स्वर आते हैं। आपके सामने आएगा ए, ई, आई और ओ खुद ब खुद। तो भाई ओ भी तो हटेगा, यहाँ तक कितने हट गए, 4 हट गए। अगर ये 4 हट गए तो जो काउंटिंग हम 15 ओ तक कर रहे थे, वो 15वें काउंटिंग हमारा आगे बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 4 हटे हैं तो 4 और आगे हम बढ़ जाएंगे। तो कितने पे पहुंच जाएंगे, 19 पर। और 19 वाली स्थान पे कौन होगा, ये 19 वैल्यू होती है एस की, तो आंसर होगा सी पार्ट। तो वो कितना आसान था, क्वेश्चन देखते देखते हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने इस सेट के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। और मतलब आधा पेपर डिस्कस हो गया। आपको अब समझ में आ गया होगा कि पेपर कितना अच्छा बना हुआ था। यही कारण था कि इस पेपर को देख करके लोग हैरान थे। सबका यही कहना था पेपर बहुत डिफिकल्ट, लेकिन वास्तविकता ये है, अब आपको समझ में आया होगा कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं तो पेपर नहीं टफ था। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप प्रैक्टिस करके जाओ तो पेपर इजी था, और कम समय में भी होता। जितना उसकी समय आपको दिया, जितना समय आपको अलॉट किया गया था, विद इन टाइम आप उसको सॉल्व कर सकते थे। खैर, हम लोग आगे इसको और भी लेकर के आने वाले हैं, इस सीरीज को, और आगे बढ़ाएंगे। सारे क्वेश्चन सभी सेट कर डिस्कस किए जाएंगे एक एक करके। आप बने रहिएगा हम लोगों के साथ, एग्जाम कोच के साथ, और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।